अच्छा, डिस्पोजल का एक क्वेश्चन अज्यूम करके, चलिए आप खामोश हो जाए, एक क्वेश्चन अज्यूम करके सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक एसेट है जिसकी कॉस्ट 500,000। सिर्फ पहले 2 मिनट में हम डिस्पोजल को सीखते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक एसेट है जिसकी कॉस्ट 500,000 है और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख है। इसका मतलब है कि 5 लाख का हमने खरीदा था, 2 लाख तक का इस्तेमाल कर लिया। मतलब 2 डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल कर लिया, इतना टाइम हमने इस्तेमाल कर लिया और इसको हमने सेल कर दिया 270,000 का। ये सिचुएशन है। एक एसेट 5 लाख का खरीदा था, 2 लाख तक का इस्तेमाल कर लिया, मतलब उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और 2,70,000 का ये एसेट बेच दिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस एसेट के ऊपर आपको गेन हुआ या लॉस, तो गेन या लॉस कैसे पता चलेगा? इसकी बुक वैल्यू से। तो बुक वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? बुक वैल्यू का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब इसकी कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 2 लाख। तो बुक वैल्यू कितनी है? इसका मतलब है आपने 3 लाख वाला एसेट 2,70,000 में सेल किया, तो गेन हुआ या लॉस? लॉस हुआ। तो कितना लॉस हुआ? लॉस ऑन डिस्पोजल। ये जरूरी नहीं कि आप लोग प्रॉपर वर्किंग करके करें, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे कि डायरेक्ट लिख देते लॉस ऑन डिस्पोजल 30,000। अब हमने इसकी जर्नल एंट्री पास करनी, क्योंकि पीआरसी में डिस्पोजल की एंट्री नहीं पढ़ाई जाती। तो आपने पहले तो डेट लिखनी है जिस डेट को एसेट बेचा, और इसकी एंट्री देखें कि सबसे पहली एंट्री इसकी बनती है डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट या पीपीई क्रेडिट या कॉस्ट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से ये एंट्री पास करनी है? 5 लाख से। जो एसेट आपने बेचा है जब डिस्पोज करेंगे तो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से उसकी एंट्री पास करें। आपने कल देखा होगा कि जब हमने लेजर बनाया था तो लेजर के अंदर डिस्पोजल की कौन सी वैल्यू लिखी थी? ओरिजिनल कॉस्ट लिखी थी ना। अब आप इसको देखें, पीपीई के लेजर में क्रेडिट होगा किस नाम से? डिस्पोजल के नाम से। और हमने भी कल ये किया था, क्योंकि कल मेन पहले ये पढ़ना था, टाइम थोड़ा था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट पढ़ा दिया था, वरना पहले एंट्री पढ़नी थी, बाद में लेजर में जाना था। उसके बाद ये एक एंट्री नहीं है डिस्पोजल की, फिर उसके बाद एक एंट्री पास होती है डिस्पोजल की, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। ये कौन सी अमाउंट होगी? जो एसेट आपने बेचा उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब जब से खरीदा था और जिस दिन बेचा सारी डेप्रिसिएशन। जैसे कल हमने 3,50,000 एसेट की, पहले 35,000 35,000 35,000 और फिर 287 कुछ फाइंड की थी, वो चारों को प्लस किया था। ये वो वाली अमाउंट होती है। इसमें वो अमाउंट कितनी है? 2 लाख। ये दूसरी एंट्री पास हो गई। फिर जो एसेट आपने बेचा है, कितने का बेचा? कैश डेबिट होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एसेट बेचोगे कैश तो आ रहा है ना। अगर पैसे नहीं आ रहे तो अकाउंट रिसीवेबल लिख देंगे। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 2 लाख। अच्छा, यहां पर कैश टू सेल लिख सकते थे क्योंकि ये गुड्स नहीं है, ये हमने एसेट बेचा है। अभी भी एक एंट्री इसकी रहती है जो इसके ऊपर गेन या लॉस आया है। अगर गेन आया तो क्रेडिट, क्योंकि गेन हमारी इनकम होती है, और लॉस आया तो डेबिट। तो लॉस कितना है तो लिखेंगे लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट।
कितनी अमाउंट से भला? 30। जब भी एसेट बेचेंगे 4 एंट्रीज पास करेंगे। हाँ, अगर नो गेन नो लॉस, अगर ये एसेट 3 लाख का बेचते, 3 लाख वाला एसेट 3 लाख में बिक गया, नो गेन, तो फिर आखिरी एंट्री पास ना होती, वरना आखिरी एंट्री या तो होती है लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, या एंट्री होगी डिस्पोजल डेबिट, गेन ऑन डिस्पोजल क्रेडिट। ये 4 एंट्रीज डिस्पोजल की हम पास किया करते हैं। ओके, आप चाहो तो डायरेक्ट भी पास कर सकते हो या वैल्यू फाइंड करके भी कर सकते हो। पहली एंट्री क्या पास होती है जनाब? डिस्पोजल डेबिट पीपीई क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट पीपीई क्रेडिट ओरिजिनल कॉस्ट से। फिर एंट्री पास होती है accumulated depreciation डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, accumulated depreciation डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। किस अमाउंट से? जो एसेट बेचा है उसकी accumulated, लफ्ज accumulate है, उसकी पूरी डेप्रिसिएशन। कौन सी पूरी डेप्रिसिएशन? जब से खरीदा और जब बेचा उसकी सारी डेप्रिसिएशन, पिछली सालों की भी और इस साल की भी। फिर जितने का बेच दिया, और जो अगर उसके ऊपर गेन आया तो गेन की एंट्री, लॉस आया तो लॉस की। गॉट इट? चले जी, इसको देख के एक हमारा लेजर बनता है, उस लेजर का नाम है डिस्पोजल का लेजर। इसको डिस्पोजल का लेजर भी बोलते हैं और प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल भी बोलते हैं। डिस्पोजल के लेजर को या तो डिस्पोजल बोलेंगे या प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल, दोनों नाम आ जाए तो यही लेजर बनाएंगे। लेजर तो आपको बनाना आता होगा। डिस्पोजल के लेजर बना रहे हैं तो पहली ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होगी? पता चला पेपर पे किधर होगी रिकॉर्ड? डिस्पोजल का लेजर बना रहे हैं, डिस्पोजल डेबिट हो रहा है, पीपीई क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट होगा पीपीई के नाम से, डेबिट होगा, और पीपीई के नाम से क्या होगा? पीपीई में क्या होगा? क्रेडिट होगा डिस्पोजल के नाम से। कल का सवाल अपना जाके याद कर ले। डिस्पोजल के लेजर में डेबिट होगा पीपी के नाम से, और पीपी के लेजर में क्रेडिट होगा डिस्पोजल के नाम से। तो इसमें हम क्या लिखेंगे जनाब? पीपीई डेबिट, कितनी अमाउंट? 5 लाख। फिर अगली एंट्री, डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है किस नाम से? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। कितनी अमाउंट से? 2 लाख से। फिर डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है कैश के नाम से, 2 लाख। फिर मेरा डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है लॉस के नाम से। आप लॉस भी लिख सकते हो या SOPL भी लिख सकते हो, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, या SOPL, जो मर्जी लिख दें, SOCI भी लिख सकते हो। कितनी अमाउंट? याद रखें, डिस्पोजल का ना तो कोई ब्रॉ डाउन होता है ना कोई कैरी डाउन होता है। ये डिस्पोजल का लेजर भी बन गया हमारा। डिस्पोजल की एंट्रीज कितनी पास करेंगे? 4। और अगर उसी 4 एंट्री से लेजर बनाना हो तो आपका लेजर भी बन जाता है, और ये लेजर फिक्स है। अच्छा, ये जो जिस बंदे के पास कॉमन सेंस होती है ना, उसका पेपर नहीं फेल होता, चाहे उसे अकाउंटिंग आती हो या ना आती हो, कॉमन सेंस से काम कर जाता है। क्या कॉमन सेंस है? आपका एसेट कितने का था? 2 लाख तक का इस्तेमाल हो गया, बाकी रह गया 3 लाख का। 2,70,000 हमें कैश मिल गया, तो बाकी लॉस कितना आ गया? 30,000। अब वो कहता है जी जितना मेरा एसेट था बराबर होना चाहिए उतना ही। मेरा एसेट था 5 लाख का, 2 लाख का इस्तेमाल हो गया, 3 लाख का कैश आ गया, 30,000 का, दोनों साइड होगी 5-5 लाख। अगर हमें कैश ज्यादा मिल जाता तो गेन आ जाता, वो गेन फिर डेबिट साइड पर आता। गेन डेबिट साइड पर आता, वो क्रेडिट रहा होता।
जैसे ये एसओपीएल के नाम से ये जो क्रेडिट हो रहा है ये डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है। एसओपीएल क्या हो रहा है? डेबिट। और याद रखें एसओपीएल डेबिट हो तो एक्सपेंस होता है, अगर क्रेडिट हो तो इनकम। फिर तो होना ही नहीं था ना, फिर तो बराबर बराबर होता 5 लाख। हाँ जी, डिस्पोजल की एंट्री अब याद हो जाएगी। चले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप उसकी मुझे एंट्री पास करके, ठीक है? एक डिस्पोजल की एंट्री अच्छी है, अच्छा सवाल लिख लेते हैं। चलो पहले एक छोटा सवाल लिखते हैं। कॉस्ट है 12 लाख, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 8 लाख, एसेट सोल्ड फॉर ₹420,000। मुझे इसकी एंट्रीज भी पास करके दे दे और लेजर भी। एंट्रीज और लेजर होते तो कनेक्टेड है, लेकिन आप विदाउट कनेक्शन डायरेक्ट भी आपको आना चाहिए। एंट्रीज इंडिपेंडेंट और लेजर भी इंडिपेंडेंट। करो जरा इसकी एंट्री पास, चारों एंट्रीज भी पास करो और इसका लेजर भी करो। हाँ होगी एंट्री 3। हाँ जी, अब एंट्री अपनी मैच कर लें जरा। पहली एंट्री पास होगी डिस्पोजल डेबिट पीपीई किस अमाउंट से? 12 लाख। हम एसेट क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि एसेट बेच दिया है, चला गया है हमसे। accumulated depreciation debit, disposal credit। अच्छा, accumulated depreciation तो क्रेडिट होती है, ये क्यों डेबिट कर रहे हैं? ये हम खत्म कर रहे हैं, ऊपर से एसेट खत्म कर रहे हैं, और ये होता है काउंटर एसेट। तो अगर एसेट क्रेडिट हो रहा है तो ऑब्वियसली इसने डेबिट होना है फिर, क्योंकि इसने तो उलट ही होना है ना एसेट से। फिर उसके बाद इसको बेचा कितने का? कैश डेबिट डिस्पोजल। गेन आया या लॉस? कितना? 20,000। तो 20,000 की एंट्री क्या पास होगी? डिस्पोजल डेबिट गेन और डिस्पोजल या एसओपी।
गेन ऑन डिस्पोजल या एसओपीएल, कितनी अमाउंट से? 20। डन। अब मैंने कभी भी डायरेक्ट यानी एंट्रीज को देख के डिस्पोजल का लेजर नहीं बनाया। मुझे पता है कि डिस्पोजल के लेजर में 3 चीजें फिक्स हैं। एक उसकी कॉस्ट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब मैं ये चीजें लिख लूंगा फिर जो डिफरेंस आएगा वो एसओपीएल होगा। अगर क्रेडिट साइड पर आएगा तो वो लॉस होगा क्योंकि वो एसओपीएल डेबिट हो रहा होगा, और अगर डेबिट साइड पर आएगा तो गेन होगा। अब जैसे मेरे पास एसेट था 12 लाख का, मैं पहले 12 लाख लिखूंगा, यहां पर मैं 8 लाख लिख दूंगा, यहां पर मैं 4 लाख, और फिर मैं इसको कर दूंगा क्लोज। जो डिफरेंस आएगा वो चाहे जिधर मर्जी है मैं एसओपीएल के नाम से लिखूं, बस मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर एसओपीएल डेबिट हो रहा है तो लॉस, क्रेडिट हो रहा है तो ये प्रॉपर अकाउंटिंग टर्म्स आपको आनी चाहिए। जैसे अगर इसमें देखें ये आगे 12,20,000, यहां पर भी 12,20,000, और यहां पर मैं लिख दूंगा एसओपीएल। अब मैं कहूंगा कि जनाब एसओपीएल क्रेडिट हो रहा है, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर भी कमाल है, लिखे डेबिट साइड पर है और बोली क्रेडिट जा रही है। ये डिस्पोजल डेबिट हो रहा है एसओपीएल, क्योंकि डेबिट या क्रेडिट ये हो रहा होता है, और जो लिखा जा रहा होता है वो उसका क्योंकि रेफरेंस होता है। तो अगर डिस्पोजल डेबिट हो रहा है और एसओपीएल क्रेडिट हो रहा है तो हमारी इनकम ठीक होगी बात। चलिए, वैसे तो ये मैं एक दिन बाद बताता हूं जो अभी आपको बताने लगा हूं, लेकिन हमारे पास टाइम इस तरह से है कि हमने 2 दिनों की बात एक दिन में कवर कर, तो इसलिए आप लोगों की प्रैक्टिस भी साथ साथ चल रही है कि आपने कोई दिन जाया नहीं करना। जाया दिन से मुराद है कि आप पढ़ के जाएं और उस दिन काम ना करें, वो दिन आपका जाया हो गया। हमारे पास बड़ा कैलकुलेटेड सा टाइम है और हम उस कैलकुलेटेड टाइम में अपनी क्वालिटी को कंप्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए आप में से कोई ऐसा बंदा ना हो कि चाहे मैं काम चेक तो मैं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर काम चेक ना भी हो आपने काम करना। ये नहीं कहना कि सर चेक करते नहीं है तो खैर है, क्योंकि आपने मुझे चेक करवाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आपने सीए का एग्जाम अटेम्प्ट करना तो उसके लिए पढ़ रहे हो। तो जो बात ना समझ लगे वो लाजमी डिस्कस करनी है। अब मैं इसको मजीद अब 4 एंट्रीज को खत्म करने लगा। 4 एंट्री सिर्फ इसलिए मैंने आपको सिखाई ताकि आपको लेजर बनाते वक्त परेशानी ना हो। पेपर में आपने 4 एंट्रीज पास नहीं करनी बल्कि एक एंट्री पास करनी है, कंपाउंड एंट्री। पहले पिछली एंट्री पे चलते हैं, उसकी कंपाउंड एंट्री बनाते हैं। देखिए, आपका जो एसेट था 12 लाख का था और कितना डेप्रिशिएट हो गया था 8 लाख का। 12 में से 8 लाख माइनस कर दिया, बाकी उसकी बुक वैल्यू बच गई 4 लाख, और 4 लाख वाला एसेट हमने बेचा कितने का? 4.20 का, तो बुक वैल्यू ज्यादा बेच दिया। या आप लेजर से पूछ रहे हो? चलिए, अब यहां से देखिए, अगर आप थोड़ा फोकस करें इस एंट्री के ऊपर, यहां पर डिस्पोजल आ रहा है, हर एंट्री के अंदर डिस्पोजल आ रहा है, ठीक है। कहीं डेबिट हो रहा है, कहीं क्रेडिट हो रहा है, लेकिन एक जादू वाली बात भी इसके अंदर है कि जितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है ना उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है। चेक करके देख लें, अगर आप अपने डिस्पोजल पर फोकस करें, जितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट भी हो रहा है। तो अगर हम इसको नेट एंट्री पास करना चाहें तो डिस्पोजल तो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आपस में खत्म हो रहे हैं। अगर आप यहां पर देखें अपनी इस एंट्री के अंदर डिस्पोजल डेबिट हो रहा है, फिर क्रेडिट हो रहा है, फिर क्रेडिट हो रहा है, फिर डेबिट हो रहा है। अब इस पर भी फोकस करके देखें, जितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा होगा उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट हो रहा होगा। जितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है, अब देखिए 12 लाख और 20,000 से डेबिट हो रहा है, तो टोटल हो गया 12,20,000, और क्रेडिट 8 लाख से हो रहा है और 4,20,000 से हो गया, वो भी 12,20,000 बना। तो अगर हम इस 4 एंट्रीज के अंदर डिस्पोजल को खत्म कर दें, बाकी जो एंट्री बच जाएगी उसको कंपाउंड एंट्री बना दें, तो ये भी अलाउ है, बल्कि आईकैप एंट्री ही यही पास करवाता है। पेपर में
अगर हम ये एंट्री सारी एज इट इज पास कर ले 4, या हम एक एंट्री बनाएं, डायरेक्ट बनवाने लगाऊं, आपने जो एसेट बेचा उससे कैश आया, कैश आएगा ना। जो एसेट बेच दिया उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करोगे या क्रेडिट? डेबिट करोगे। और वो बजाते खुद एसेट का क्या करोगे? ये है एंट्री फिक्स। कैश डेबिट करोगे, क्यों? एसेट बेच के कैश आ रहा है। उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करोगे क्योंकि उसको एलिमिनेट करना है। एसेट को क्रेडिट करोगे क्योंकि एसेट भी खत्म करना है। और इसका जो डिफरेंस है वो होगा एसओपीएल। डेबिट साइड पर आएगा तो एक्सपेंस, क्रेडिट साइड पर आएगा तो गेन। अब लिखकर देख लेते हैं। ऊपर वाले एसेट की बात करते हैं। कितने का एसेट बेचा था? 2 लाख। ये पहले वाले एसेट की बात कर। और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी? 2 लाख। वो एसेट बजाते खुद कितने का था? 5 लाख। जितने का बेचा एसेट डेबिट, जितनी उसकी डेप्रिसिएशन टोटल आ गई डेबिट, जितने का वो बजाते खुद था क्रेडिट। जो डिफरेंस होगा, अगर डेबिट साइड पूरी नहीं हो रही तो एक्सपेंस, क्रेडिट साइड पर आएगा तो ये लेजर नहीं है, जर्नल एंट्री है। तो जर्नल एंट्री में जो डेबिट होगा वो डेबिट है, जो क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट है। तो हमारे पास एसओपीएल के नाम से डेबिट हो रहा है। तो अगर आप उन चारों एंट्रीज में से डिस्पोजल निकाल दो तो आपकी ये एंट्री बचती है। तो जब भी एसेट बेचेंगे हम कंपाउंड एंट्री एक पास कर लिया करेंगे 4 एंट्रीज की बजाय। लेकिन लेजर का जो स्ट्रक्चर है वो 4 एंट्री वाला है, क्योंकि डिस्पोजल इसमें तो डिस्पोजल नजर ही नहीं आ रहा। डिस्पोजल है सही है इसके अंदर, वो कैंसिल हो चुका है। डिस्पोजल डेबिट या क्रेडिट हुआ है, लेकिन वो जितनी अमाउंट से डेबिट हुआ है उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट हो गया है, तो खत्म। हमेशा हमेशा डिस्पोजल, क्योंकि देखिए डिस्पोजल बजाते खुद उसकी कोई नेचर ही नहीं हमने कभी पढ़ी। डिस्पोजल बाय नेचर क्या है? हमने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि डिस्पोजल एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है। वो तो एक ना ऐसे ही एक मेमोरेंडम सी एंट्री बनी हुई है कि ये पता चल जाए कि ये एसेट बेच रही है तो ये उससे कैश आया, ये उसकी डेप्रिसिएशन थी। तो एक ऐसा मेमोरेंडम एंट्री है, तो ओरिजिनल एंट्री नहीं। अब जरा इसकी एंट्री पास करें फिर, इस डिस्पोजल की। हाँ जी, इसकी एंट्री भी देख लें। क्वेश्चन तो आपके पास है, कैश डेबिट, कितना कैश आया? accumulated depreciation डेबिट, पीपीई क्रेडिट। अब हम देखेंगे कौन सी साइड ज्यादा आ रही है। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड, तो डिफरेंस किस साइड पर जाएगा? क्रेडिट साइड पर, क्योंकि डेबिट क्रेडिट बराबर होता है। तो वो किस नाम से लिखेंगे? या तो आप लिख लें एसओपीएल या लिख लें गेन ऑन। एसओपीएल दोनों साइड पर लिख सकते हैं, लेकिन गेन या लॉस लिखेंगे तो डेबिट साइड पर लॉस ऑन डिस्पोजल, क्रेडिट साइड पर कितनी अमाउंट। ये इसकी कंपाउंड एंट्री बन गई। हाँ जी, डिस्पोजल का लेजर और डिस्पोजल की एंट्री क्लियर है। फिर ये क्वेश्चन लिखते हैं थोड़ा सा अच्छा, उसको आप मुझे एक दफा हल करके दे दे, फिर हम प्रॉपर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डिस्पोजल का मसला एक दफा हल हो जाए ना। An asset sold for rupees 380,000 at 1/7/2024, which was purchased at 1/10/2020 for rupees 500,000. Rate of depreciation 8% straight line method.
पास जर्नल एंट्री for the year ended 31st December 2024। हाँ जी, मुझे इसकी एंट्री पास कर दें 2024 के साल में जो जो एंट्रीज पास होना बनती, जो जो इसकी एंट्री बन सकती है वो पास करें। 2024 के साल में एंट्री पास करें, सिर्फ 2024 के साल में जो ट्रांजैक्शन हुई होगी ना, सिर्फ उसकी एंट्री पास करें, पिछले सालों की नहीं। मतलब डिस्पोजल की एंट्री मेन तो करो जरा। चार लाइन है तो ले लो। स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल में फिक्स होती है। ओके, जैसे मर्जी कर। स्ट्रेट लाइन मेथड है, उसमें वैसे ही हर साल की डेप्रिसिएशन एक जैसी होती है। सिर्फ एंट्री पास करनी है, कंपाउंड एंट्री एक ही पास करनी, चार नहीं करनी। हाँ जी, आपने सबसे पहले एक छोटी सी वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। वो वर्किंग ये है कि आपने एसेट खरीदा था 110 20 कितने का
क्या रेट है? और 2020 में ये कितना इस्तेमाल हुआ होगा? 3/12 125। फिर उसके बाद जब 2021 का साल आया होगा तो ये 5 लाख का फिर भी क्या 8% के बाद 3/12 से मल्टीप्लाई करना है। फिर अगले साल तो सेम डेप्थ पूरा कितना 40,000। फिर 2022 में भी 2023 में भी 40,000। फिर 2024 में 2024 में 5 लाख, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो ओरिजिनल ही। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो ओरिजिनल कॉस्ट वाला भी होता है, बुक वैल्यू वाला भी होता है। जो बुक वैल्यू होता है वो रिमेनिंग लाइफ पे चलता है, फिर तो लाइफ तो यहां पर है नहीं, तो मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाइड बाय 6/, ये हमारे पास जो आंसर आया है ये किस चीज का है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखिए अगर आपको बात ना समझ लगे ना तो परेशानी की बजाय ना पूछ लिया करो कि भाई ये बात नहीं पता चली, तो वो 1 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा। कितना हो गया? 1,50,000। बस काम हो गया। हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही चाहिए। अब पेपर में कौन से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 48, 49, 47 पे फेल होते हैं? वो ऐसा होता है कि सवाल उनको आता भी होता है, वो ठीक भी करके आते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सवाल इनकम्प्लीट रह जाता है। कैसे? आप बताएं कि एंट्री किसकी पास करनी थी? 2024 के साल की। सो रिक्वायरमेंट देखिए, क्योंकि मेन आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। कहता है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 24। अब हम देखेंगे 2024 के साल के अंदर जो जो कुछ हुआ होगा, एसेट खरीदा होगा तो खरीदने की एंट्री, बेचा होगा तो बेचने की एंट्री, रिपेयर करवाया तो रिपेयर की एंट्री, कुछ और किया तो जो किया उसकी एंट्री। अब हमने 2024 के साल में एक तो डिस्पोजल हुआ है और दूसरा 6 महीने की डेप्रिसिएशन की भी एंट्री पास होनी है। वो जो 20,000 है वो किस साल की डेप्रिसिएशन है? 2024 की। तो 2024 में 30 जून 24 को पहले एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 से। ये भी 2024 की ट्रांजैक्शन है। चलिए ये बताइए किस साल की डेप्रिसिएशन है? 20,000 2024 की है ना, तो इसकी एंट्री पास करनी है हमने। अब उसके बाद अब एसेट बेच दो। जब हम एसेट बेचेंगे तो कैश डेबिट कितने का बेचा? 3,80,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 150। मैं कंपाउंड एंट्री पास कर रहा हूं। पीपीई क्रेडिट, गेन आया, लॉस, गेन आ रहा है। एसओपीएल कितने से? ये हमारी दो एंट्रीज पास होंगी। अगर वो हमसे 2024 की एंट्रीज पूछता है तो हमने ये दो एंट्रीज पास करनी। अब अगर वो कहता कि पास द जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल, तो सिर्फ डिस्पोजल की एंट्री पास। रिक्वायरमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, ज्यादा रिक्वायरमेंट वाली चीजें लिखकर आओगे तो भी गलत इंप्रेशन, कम लिखो गलत इंप्रेशन है, नुकसान थोड़ा है, ज्यादा लिखो गलत इंप्रेशन भी है, नुकसान भी है। अब आप कहोगे ये तो बात उल्टी, हम तो ज्यादा लिखकर आ रहे हैं। हम तो पेपर में कहते होते थे 9th क्लास में 3 क्वेश्चन करे तो हम घर आकर कहते हैं जी 5 के 5 करके आए हैं। वो जो 2 एक्स्ट्रा सवाल किए उसका कोई फायदा नहीं होता। हमेशा जितने वो सवाल कहता है उतने ही सवाल करने चाहिए। वो गलत इंप्रेशन होता है जो आप 3 की बजाय 5 करके आते हो। यहां पर ऐसा क्यों होता है? देखिए अगर आप इनकम्प्लीट छोड़ के आते हो ना, मतलब कम लिख बैठते हो गलती से, तो उसका ये इंप्रेशन जाता है कि हो सकता है इसके पास टाइम थोड़ा हो सकता है कोई इश्यू हो सकता है। अगर आप ज्यादा लिख कर आओगे तो वो कहेगा इसको सवाल की समझ नहीं लगी, क्योंकि सवाल में तो वो कहता मैंने ये पूछा ही नहीं, और इसने वही डॉक्टरों की तरह के जो
नए नए डॉक्टर नहीं होते, काफी सारी मेडिसिन दे देते हैं, कोई तो ठीक होगी। तो फिर हमें भी ऐसा ही समझा जाता है कि ये सारा सवाल लिख कर आ गया तो इसमें चलो कुछ ना कुछ तो ठीक होगा। तो ज्यादा लिखना गलत इंप्रेशन है। पेपर में बहुत ज्यादा फोकस के साथ रिक्वायरमेंट पढ़नी पड़ती है, फिर जाकर सवाल होता। चले जी, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद ये एंट्री पास नहीं की होगी और उन्होंने सिर्फ डिस्पोजल की ही एंट्री पास करके जान छुड़ा ली। अब हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो डिस्पोजल का थोड़ा सा सिनेरियो समझा, उसकी एंट्री समझी, अब हम वापस जाते हैं अपने ओरिजिनल सिनेरियो पे। वो सिंपल इंटरेस्ट वाले अच्छा, अगर आप कहते हो जी सिंपल, अच्छा मैं तो जहरी सी बात आपको पता, मेरा तो गेम ही यही है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से जाते हो ना, मैं किसी दिन एक दिन पूरा इसी पे लगाऊंगा। मेरे पास कितने का एसेट था, रेट क्या था, मैं भला क्या करता, पहले मुझे बताओ कि 2010 में पूरा टाइम था या महीने थे, 3 प्लस, फिर साल कितने थे टोटल, 3 साल, फिर महीने थे। इस तरह से जो मंथ है ना, आप 9/12 भी लिख सकते थे, क्योंकि 3 महीने पहले साल के और 6 महीने डिस्पोजल वाले। जो जिस साल के मंथ हूं वो मंथ लिख देना, और जिसके पूरे साल हूं वो पूरे साल प्लस करके लिख देना। आपका अगर इसको करोगे तो आपकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी वो 150,000 आएगी। ये है आपका P, ये है आपका R और ये है आपका T टाइम। इसमें वो जो 2024 के 6 माह है तो ये है ना, उसका वो यानी पता तो नहीं लगेगा, यानी ये तो डायरेक्ट 1.5 लाख आ गया। देखिए अगर आप कहते हो कि उसकी अलग डेप्रिसिएशन मुझे चाहिए, तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, सिर्फ 6/12 तो 2024 की आ जाएगी। 3/12 तो 2010 की आ जाएगी। असल में आपने ये लिखा हुआ है, पता है आपको, 3/12 +1 +1 +1 +6/12, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। आपको अगर सारी डेप्रिसिएशन चाहिए तो सबके साथ मल्टीप्लाई करो। आपको किसी एक साल की चाहिए तो जिस साल की चाहिए उस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको 2000, ये 2010 है, ये 2011, 12, 13, यानी 23 और ये 24 अलग अलग चाहिए तो सिर्फ उस फैक्टर से मल्टीप्लाई। आपसे कोई कहता है कि मुझे ना सिर्फ 23 और 24 के साल की चाहिए, तो क्या होगा, 1 + 6/12। तो हमने 3 डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि 1 + 1 + 1 लिखना वो बच्चों वाला काम लग रहा है इसलिए। तो आप डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर पर भी ये सब प्लस करके लिख सकते हो। ये मैं आपका डेप्रिसिएशन का और फाइनेंस का कनेक्शन बनवाऊंगा, लेकिन अभी ये तो पता होना चाहिए ना फाइंड कैसे करते हैं, ओरिजिनल तरीका भी पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब कभी किसी को समझाने बैठोगे वो खप जाएगा, क्योंकि आपको तो मैंने समझा दिया, लेकिन जिसको ये पता ही नहीं है वो हमेशा ओरिजिनल तरीके से करेगा। लेकिन अब आकर मैंने तकरीबन जब से पढ़ा रहा हूं मैं ये मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं फाइनेंस के, लेकिन अब आकर आई कैप ने अपने सजेस्टेड आंसर के अंदर ये पिछली अटेम्प्ट से ये फार्मूला अप्लाई करना शुरू कर दिया, पहले नहीं था। यानी पिछली 2 अटेम्प्ट से मैंने जब उसके सॉल्यूशन देखे आई कैप के, तो उसने फाइनेंस के फार्मूले लगाए। लिखा नहीं हुआ कि ये फाइनेंस के फार्मूले, हम भी नहीं लिखेंगे, हम जैसे मैंने यहां पर ना PRT नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया। और अगर रेजिडुअल वैल्यू होती तो फिर बोला मैं क्या करता, C - R, इस 5 लाख की जगह क्या लिखता, C - R, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, फिर आगे फैक्टर। चले जी, क्वेश्चन एक फुल फ्लैज करने लगे हैं जी। लेकिन उसने कहा 2024 के साल की एंट्रीज पास करें, तो क्या 2024 के साल में ये 6 महीने इस्तेमाल हुआ था तो उसकी डेप्रिसिएशन बनी। अच्छा, इन केस ये अब ना बस थोड़ा सा फोकस करना है सारे लोग, क्योंकि किसी एक बंदे का सवाल बाकी लोगों की जिंदगी भी आसान करेगा। अगर आपने कहा कि मैंने ये एंट्री पास नहीं करनी, ये एक्स्ट्रा एंट्री है, तो जब आप ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,50,000 से डेबिट कर रहे हो, ये डेबिट वो कर रहे हो जो पहले क्रेडिट कर चुके थे, तो आपने तो 20,000 की डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं पास की। पिछले 3 साल या पिछले सालों की जो डेप्रिसिएशन टोटल बनती है ना, वो 1,30,000 बनती है, और आप 1,50 से डेबिट कर रहे हो। इसका मतलब है पहले उसको क्रेडिट करेंगे, अब टोटल हो जाएगा 1,50, फिर सारे का सारा 1,50। तो जब डेप्सिट फॉर द ईयर की एंट्री नहीं पास करते, उसके अंदर पिछले सालों की भी प्लस करते हैं और इस साल की भी होती है, तो इसलिए पहले उसकी। हाँ, अगर दूसरे एसेट भी होते
तो उनके साथ ये एंट्री पास हो जाती, फिर अलग से ना करते। जैसे हम डेप्थ फॉर द ईयर की नहीं एंट्री पास करते, उनके साथ ये भी एंट्री पास हो जाती उनके अमाउंट के अंदर ही, तो सेपरेट एंट्री पास। तो इसमें तो सवाल ही एक, क्वेश्चन ही एक था। हाँ, ये 20,000 की 20,000 की नहीं हुई। हाँ जी, क्वेश्चन एक लिखे फिर। ब्रॉडाउन है हमारा, ब्रॉडाउन ऑफ प्लांट at 123 rupees 400,000, accumulated depreciation at 1123 rupees 120,000, at 1423 asset purchased for rupees 200,000, at 30th June 23 assets sold for rupees 80,000, which was purchased at 110/2020 for rupees 150,000. At 31st March 2024, assets sold for rupees 50,000, which was purchased at 1/1/2021 for rupees 120,000. A new asset purchased at 1/9/2024 for rupees 300,000. Rate of depreciation 10% straight line method. Year end is 31st December each year. हमने पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, इसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है और इसके लेजर भी बनाने हैं, 2 सालों का काम करना। पहले आप लिख लो, मिलके करते हैं कि पहला सवाल है ये, मैं फुल फ्लैज क्वेश्चन करवाता हूं और इसमें 2 चीजें मैंने आपको आगे भी सिखाई। अभी फिलहाल जर्नल एंट्री, लेजर और एक्सट्रैक्ट, 3 बातें सिखानी है आपको। जर्नल एंट्रीज आपको आती हैं, लेजर आपको आते हैं, एक्सट्रैक्ट आज सिखाने, ठीक है। और ये चीजें ना आपने जब सीख लेनी है तो इस तरह से सीखनी है कि सारी जिंदगी इस्तेमाल करनी है। जब आज मैं आपको एक्सट्रैक्ट सिखाऊंगा तो सारी जिंदगी सेम एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो फिर आपने ये नहीं कहना कि ये एक्सट्रैक्ट हमने पढ़े नहीं। मतलब जिंदगी में आगे कोई टीचर अगर आपको एक्सट्रैक्ट नहीं पढ़ाता तो आपने ये नहीं कहना कि आपको नहीं आता, क्योंकि आप जरी सी बात है, सीए तो स्टार्ट हो गया, क्योंकि पीआरसी इज नॉट अ सीए, वो सिर्फ एक हमारी असेसमेंट होती है। अब आपका प्रॉपर सीए होगा और एक आपको परेशानी जो आएगी कि आप एमसीक्यूज पेपर से निकल के रिटर्न पेपर पे आओगे, और वो जो रिटर्न पेपर होता है वो उसमें आपकी प्रेजेंटेशन बहुत काउंट होती है। मतलब प्रेजेंटेशन ये नहीं तो खूबसूरत राइटिंग, प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो चीज आप लिख कर आ रहे हो उसको समझ भी लगनी चाहिए और मिल भी जानी चाहिए। मतलब जो उसने पूछा है
वो आपको इस तरह से प्रेजेंट करके आना होता है कि उसकी नजर डायरेक्ट उसके ऊपर पड़े। ये प्रेजेंटेशन होती है, चाहे राइटिंग जैसे मर्जी हो। हाँ जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें 2-3 तरीके होते हैं पेपर में। एक होता है कि आप पेपर पास कैसे करना है, उसके लिए हमने जितनी रिक्वायरमेंट जल्दी जल्दी पूरी करोगे उतना फायदा होगा, और जो काम वर्किंग वाला है वो एंड पे करना है। अब अगर मैं इसमें कहूं कि इसमें हमारे कितने लेजर बन सकते हैं, 3। एक एसेट का बन सकता है, एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बन सकता है, और एक डिस्पोजल का भी बन सकता है। 3 लेजर हम बना सकते हैं, ठीक है। फिर जनरल एंट्रीज भी इसी तरह से होंगी। अगर वो कहता है लेजर बनाओ, जो बच्चे यानी नंबर नहीं हासिल करना चाहते वो क्या करेंगे, पहले वर्किंग करेंगे, वर्किंग पूरी करने के बाद सवाल शुरू करने लगेंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। और जो बच्चा कॉन्शियस होता है कि भाई मैंने कम टाइम में ज्यादा नंबर लेने हैं, वो डायरेक्ट अपनी रिक्वायरमेंट स्टार्ट कर देगा। फिर जैसे जैसे उसको जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे वर्किंग करता जाएगा। तो फिर अगर टाइम खत्म भी हो जाता है, जितनी वो रिक्वायरमेंट मीट कर लेगा उसको नंबर मिल जाएगा। ये वो आखिरी सवाल होता है जिसके साथ हमारा ये मामला चल रहा होता है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले IAS 16 के क्वेश्चन के अंदर जो सबसे आसान चीज होती है वो होता है लेजर, एसेट का लेजर। अगर हम भी उस अप्रोच से जाएं तो बहुत जिंदगी आसान हो जाती है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन आपने लिख लिया है ना, क्वेश्चन आपके तो सामने है, मैं आपसे ही वैल्यू पूछ लूंगा। देखें, अगर मैं सबसे पहले कॉस्ट का लेजर बना लूं, कॉस्ट का लेजर या पीपीई का या एसेट का, या प्लांट भी लिख सकते हो, प्लांट अकाउंट। सबसे पहले मैं लिखूंगा 120 ब्रॉड ऑन, कितना, जागते रहना है और बात भी सुननी है। अब जितने एसेट मेरे पास 2023 में डेबिट होंगे मैं डेबिट साइड पर लिख दूंगा, क्रेडिट होंगे क्रेडिट साइड पर लिख दूंगा। मतलब एसेट आएंगे तो डेबिट, जाएंगे तो क्रेडिट। अब मुझे बताएं 2023 में एक मेरे पास 1423 को एसेट आया है, तो एंट्री क्या पास हुई होगी उसकी, एसेट डेबिट कैश। क्या 2023 में मैंने एसेट को बेचा भी? और जब बेचूंगा तो किस वैल्यू से लिखूंगा, यहाँ कॉस्ट से। ये बोला कौन सी एंट्री, डिस्पोजल टू पीपीई, पहली एंट्री, डिस्पोजल की पहली एंट्री। डिस्पोजल के नाम से किस डेट को बेचा, ये बात क्लियर हो गई कि एसेट जो खरीदा डेबिट, जो बेचा क्रेडिट। मेरा एसेट डेबिट होगा तो एंट्री डेबिट साइड पर लिख दूंगा, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड पर लिख दूंगा, क्लोज कर दूंगा। 6 लाख 31 दिसंबर 23 कैरीड ऑन, कितना आ गया, 4,50,000। फिर मैं अगले साल मूव करूंगा, फिर अगले साल 1/1/24 को ब्रॉड ऑन कितना आएगा, जो पिछले साल का कैरीड ऑन है वो अगले साल का ब्रॉड ऑन है। सवाल आपके सामने है ना। अब अगले साल मैंने क्या सोचना है, मेरा एसेट खरीदा तो डेबिट, बेचा तो क्रेडिट, हर साल। लेकिन ये बात का ख्याल रखना है कि 2023 की कोई ट्रांजैक्शन 24 में ना रिकॉर्ड हो जाए, या 24 की ट्रांजैक्शन 23 में रिकॉर्ड हो। ठीक है, तो अब हम मैंने सिंपल 2000 सवाल अपना पढ़ूंगा, 24 में जो एसेट खरीदे डेबिट कर दूंगा, बेचे क्रेडिट कर दूंगा। हाँ जी, खरीदा कोई एसेट किस डेट को, 19 खरीदा भी तो है, वो भी लिख लेते हैं, वो 3 लाख का। और बेचने वाला कब बेचा है, 31 मार्च 20। हाँ जी, ये बात क्लियर हुई। अगर आप देखें प्रैक्टिकल पेपर में बैठे हो, अभी मुझे ये बताएं, ये तो सवाल कोई मैंने नोट किया है, कोई वर्किंग नहीं हुई, कोई कैलकुलेशन नहीं हुई, सिर्फ सवाल को देखकर चीजें पोस्ट की हैं। बेसिकली क्वेश्चन ही लिखा है एक तरह से, तो इसके जो नंबर 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, वो नंबर आपको मिल जाएंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन।
हाँ, इसमें कभी कभी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी हमें, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर बगैर कैलकुलेशन में हमारा एक काम पूरा हो गया। 7,50,000, 7,50,000, 31 दिसंबर 24 कैरिड ऑन 6 लाख। ये आपका प्लांट का लेजर कंप्लीट हो गया। डन। अब हम चलते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्शन के लेजर। सबसे ज्यादा नंबर भी अक्यूमुलेटेड डेप्शन के लेजर के होते हैं और सबसे ज्यादा टाइम भी उसी में लगता है। अगर सपोज दैट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, तो अगर ये एसेट का लेजर और डिस्पोजल का लेजर होगा 3-3 नंबर का, तो अक्यूमुलेटेड डेप्शन का लेजर होगा 4 नंबर का। तो अगर ये 2-2 नंबर के होंगे तो वो 6 नंबर का होगा। क्यों? क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्शन में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर करना पड़ता है और उसकी वर्किंग चाहिए होती है। तो अगर हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब इसमें सारी वर्किंग है इसी, मतलब पूरा IAS 16 में 80% IAS 16 में हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर काम कर रहे हो। अब आए जरा, सबसे पहले हमारे पास आ गया 123 ब्रॉड ऑन। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में 2 एंट्रीज आती हैं बस फिलहाल। एक डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, जिसकी एंट्री पास करते हो डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एक डिस्पोजल के अंदर भी तो 4 एंट्री में दूसरी एंट्री क्या थी भला? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे डिस्पोजल के, बस अमाउंट का हमने ख्याल रखना है खुद ही। 31 दिसंबर 23 यहां पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन और यहां पर लिखेंगे वर्किंग नंबर 1। यहां पर लिखेंगे 30 जून 23 और यहां पर लिखेंगे डिस्पोजल वर्किंग नंबर 2। ये वर्किंग का रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम कैलकुलेशन करेंगे, हमें तो अमाउंट का पता ही नहीं है डेप्शन कितनी होगी। तो हम यहां पर आएंगे और लिखेंगे वर्किंग नंबर 1 और हेडिंग देंगे डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 23। अभी 2-4 दिन के लिए डेप्रिसिएशन के मेन वही 3 स्टेप। पहला स्टेप ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, फिर डिस्पोजल, फिर एडिशन। मतलब बेसिकली हम डिस्पोजल और ब्रॉड ऑन को अलग अलग करके डेप्रिशिएट करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? टाइम डिफरेंस होता है, क्योंकि डिस्पोजल उस साल चंद महीनों के लिए डेप्रिशिएट होता है और बाकी एसेट पूरे साल के लिए डेप्रिशिएट होते हैं। अब डिस्पोजल चाहे तो आप अपने यहां पर हम लिखेंगे ब्रॉड ऑन माइनस, हाँ वर्किंग तो वैसे पूरी करें। हाँ, अगर आपके पास पेपर में टाइम थोड़ा है, आप वर्किंग करके बैठे हो, पेपर का टाइम ही खत्म हो गया, तो उसने तो लेजर पूछे थे, लेजर तो हमने बनाई नहीं। अब आप देखिए लेजर हम बना चुके हैं ना, बगैर कैलकुलेशन के, कुछ भी नहीं, पेपर का टाइम खत्म हो गया, इस लेजर के नंबर जितने भी होंगे वो हमें मिल जाए। मेन हमने वहां पर नंबर खींचने होते हैं। वो कैसे? कि उसकी रिक्वायरमेंट जो बगैर वर्किंग के पूरी होगी पहले वो करेंगे, फिर वर्किंग वाला काम करें, ताकि जो काम होने वाला है वो जिसके नंबर मिलने हैं, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के अपने नंबर। हाँ जी, ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, इसके लिए हम एक डेट डिसाइड करते होते हैं और वो डेट कौन सी है? 1/1/23। ब्रॉड ऑन कितना है? मिल गया ब्रॉड ऑन। सवाल से देख ले या अपने लेजर से देख ले? सवाल से देख ले या अपने लेजर से देख ले। 1/1/23 माइनस डायरेक्ट करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 10%। तो फिर ये स्टेप छोड़ देंगे। फिर आप ये कहें कि सर डिस्पोजल कहां से माइनस करेंगे? जब ब्रॉड ऑन ही होगा, मतलब ब्रॉड ऑन का मतलब पहले कोई एसेट था ही नहीं हमारे पास, तो बेचा क्या? तो बेचेंगे तो वही ना जो पहले खरीदा होगा। तो अगर ब्रॉड ऑन नहीं होगा तो फिर डिस्पोजल भी नहीं होगा। हाँ जी, कितना? 25-35। फिर फौरन आप ना डिस्पोजल लिख लिया करो, वो बेहतर है। फौरन, चाहे डेट आगे पीछे भी हो ना, आप डिस्पोजल लिख लिया करो, क्योंकि वो जल्दी काम हो जाएगा।
क्या डेट है डिस्पोजल की? 30 जून 23। 1.5 लाख, यहां से ही वैल्यू ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय 6/12 फिर आ गया एडिशन। एडिशन की डेट क्या है? 1/4। एडिशन है 2 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय कितना? 1500, 15,000। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई। ये क्या आ गई? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। समझ लगी? ये तो वही पुराना तरीका है डेप्रिसिएशन लेने का। ब्रॉड ऑन से डिस्पोजल अलग करके डेप्रिशिएट कर लिया, बाकी एसेट डेप्रिशिएट कर लिए और एडिशन को डेप्रिशिएट कर लिया। हाँ, ये जो प्रेजेंटेशन का तरीका, ये आप जिस तरह से मर्जी कर, आप बाद में डेट लिख लो, सामने डेट लिख दो, डेट ना लिखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस टाइम फैक्टर सही लगना चाहिए। ओके। एक और चीज हमें चाहिए इस साल, जो एसेट बेचा है उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या तो वो पीआरटी वाला फार्मूला लगा लो, या फिर जिस साल खरीदा और बेचा उस तरह से डेप्रिसिएशन ले लो, ये आपकी अपनी मर्जी। फार्मूला लगा लो, या तो अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो वर्किंग नंबर 2, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। कितनी कॉस्ट है जो एसेट बेचा है? 1,50,000। रेट कितना है? 0.1। इनटू, अब टाइम कैसे देखेंगे? मैं पहले, आप अपना टाइम खुद लिखो, फिर मैं टाइम लिखवाता हूं। अपना सवाल देख के टाइम लिखने की प्रैक्टिस करो, फिर मैं टाइम लिखवाता हूं। सबने टाइम लिखना है, गलत लिख लो कोई मसला नहीं। खरीदा कब था? 1/10/2020 को, तो 2020 के हो गए 3 महीने, फिर 21, 22 और 23 के 6 महीने। ठीक है ना? 6 महीने एक है, 3 महीने एक है, तो तकरीबन 2 साल 9 महीने बन गए। आप इसको जिस तरह से मर्जी लिख ले, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि पहला 3/12, फिर 2 साल, और फिर, और चाहो तो 2 + 9/12 भी, क्योंकि मैथ है ना, 3/12 + 6/12 9/12 होता है। 4125। और कोई भाई साहब चाहे तो वो अपना वो कैलकुलेशन भी कर सकता है, पहले 3 महीनों की डेप्रिसिएशन, फिर पूरे साल की, फिर पूरे साल की, फिर 6 महीनों की डेप्रिसिएशन। ठीक है, हमें बेसिकली उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। आप एक और काम भी कर सकते हो, क्योंकि देखिए आपके पास बहुत ज्यादा रास्ते होते हैं, पता होना चाहिए बस। अगर आप 6/12 ना करते, अगर मैं होता तो शायद 6/12 ना करता, नहीं 9/12 ना करता, 3/12 + 2 करके मेरा जो आंसर आ जाता उसमें मैं 7500 ऐड कर देता। पता क्या होता फिर? ये जो 6/12 है, ये 2024-23 की डेप्रिसिएशन है ना, वो ऊपर मैं फाइंड कर तो चुका हूं 7500, तो मैं 3/12 + 2 करके जो आंसर आता उसमें 7500 ऐड कर देता, तो 41,250 ही आना था। करके देख लो जी। नहीं है तो सीधा, मैं ये कह रहा हूं कि ये इसके मल्टीपल वेज है, आगे जाकर हमें ये करना भी पड़ेगा। ठीक है, चले जी।
हमारे पास दोनों काम हो गए। वर्किंग नंबर 1 से जो रेफरेंस दिया था आपने उसका आंसर बताएं, और वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस से क्या आया? ओके, अब क्या कर देंगे, सवाल तो साल पूरा हो गया, सवाल नहीं साल पूरा हो गया। इसका टोटल करो 167,500 167,500 31st December 23 carried on 1262 जो पिछले साल का कैरी डाउन है वो अगले साल का। फिर अगले साल भी सेम काम, लेकिन एक छोटी सी टेक्निक हमें जो मेन सीखनी है, अगले साल डेप्रिसिएशन भी लेनी है, और अगर कोई एसेट बेचा है तो उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट भी करनी है, नहीं बेचा तो फिर नहीं होगा। तो पहले तो मैं यहां पर वही बात लिखूंगा, December 24 डेप्रिसिएशन, और वर्किंग का क्या रेफरेंस होगा 3, और एसेट बेचा भी है उसकी डेट क्या है 31 मार्च 24, डिस्पोजल वर्किंग नंबर 4। अब जब मैं वर्किंग 3 करूंगा वो बल्कि मिलके करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जरा अब आपने इधर फोकस करना है, आपने ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल करना है ना। अब ब्रॉड ऑन की जो वैल्यू लेनी है वो दो तरह से ली जा सकती है, या तो अपनी पिछली वर्किंग से भी ले सकते हो। कैसे? 4 लाख माइनस 1,50,000 प्लस 2 लाख। 4 लाख ब्रॉड ऑन था, 1.5 लाख बिक गया और 2 लाख आ गया, तो जो बिक गया वो माइनस कर देंगे और जो आ गया उसको ऐड कर देंगे। या फिर आपका जो सबसे सस्ता तरीका है, आपको चाहिए 1124 का ब्रॉड ऑन, ये आपके लेजर में पड़ा होता है, और ये कैसे आया है 4 लाख प्लस 2 लाख माइनस 1,50,000। मतलब आपने 2024 में करना है ना ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, तो ब्रॉड ऑन की वैल्यू कौन सी लेनी है? क्या वो पुरानी 4 लाख लेनी है? वो तो 1123 का ब्रॉड ऑन था। अब हमने कौन सा ब्रॉड ऑन लेना है 1120। तो लेजर बनाने का एक ये भी फायदा है, देखिए आपको 2024 में डेप्रिसिएशन लेनी है, उसमें पहला स्टेप क्या है ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल। तो ब्रॉड ऑन की वैल्यू क्या पुरानी 4 लाख लोगे? कौन सी लोगे? 2024 का ब्रॉड ऑन। तो आपने अपने लेजर में जाकर देखना है कि भाई आपका 2024 का 1124 को ब्रॉड ऑन कितना आया हुआ है। तो ये 4,50,000 माइनस क्या करोगे उसमें से ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, और उसको डेप्रिशिएट करोगे, फिर उसी तरह से डिस्पोजल को डेप्रिशिएट करोगे, फिर आगे एडिशन को लेंगे। तो जब भी ब्रॉड ऑन लेना है उस साल का लेना है जिस साल की डेप्रिसिएशन फाइंड कर रहे हैं, ना कि उस साल का लेना जो पहले शुरू में गिवन है। जी ब्रॉड ऑन गिवन था 4 लाख, हर साल वही 4 लाख लेंगे, गलत हो जाएगा। तो हमें 2024 के साल का ब्रॉड ऑन चाहिए, तो डेप्रिसिएशन फाइंड करो जरा 2024 की, वर्किंग नंबर 3, डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 24। सबसे पहले हम लिखेंगे 1124 ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल। अब मैं ब्रॉड ऑन की वैल्यू क्या लूंगा 4,50,000, क्योंकि तब है ही 4,50,000, क्योंकि 1.5 लाख एसेट मैंने बेच दिया था पिछले साल और 2 लाख एसेट खरीदा था। तो 4,50,000 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 10%, 33,000। फिर उसके बाद क्या होता है डिस्पोजल, डिस्पोजल है 31 मार्च 24 डिस्पोजल 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय बेचा है ना 31 मार्च को। हाँ जी कितना
3। फिर उसके बाद एडिशन है, डेट क्या है 1924 एडिशन। हाँ जी कितना 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख। ये मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई 46,000। ये कौन सी डेप्रिसिएशन आ गई, फॉर द ईयर या डिस्पोजल की, फॉर द ईयर। अब डिस्पोजल का वही पुराना तरीका, या तो आप पीआरटी कर ले या आप 1 ईयर बाय ईयर का। वर्किंग नंबर 4, accumulated depreciation of disposal। हाँ जी कॉस्ट कितनी है 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय, देखिए किस साल खरीदा था, डेट बता, डेट 1120, इसका मतलब है 21 तो पूरा साल है, 21 22 23 3 साल पूरे, और 24 का 3 महीने। तो मैं लिख सकता हूं 3 + 3 बाय, वो है ना सारा फाइनेंस। कितना आंसर आ गया? अच्छा किसी को फाइनेंस ही ना आता हो 39,000। नहीं पास हो गया तो फिर तो आता ही होगा। हाँ जी क्लियर, चलिए आप पुट कर दें बस। हाँ जी इसका कितना आंसर आया था 46,000, और इसका 30। हाँ जी क्लोज कर देते हैं, टोटल करें इसका 1722 1722 तो 31 दिसंबर 24 हमारा कैरिड ऑन आ गया 133,250 133,250। पहले तो एक, क्योंकि वर्किंग हमारी पूरी होगी, अब सिर्फ पोस्टिंग रहती है। ये नजर आ रहा है नहीं? चले पहले इस तरह से ये 2 लेजर देखें अपने। अच्छा अगर वो आपसे पूछे कि 2023 और 24 की बुक वैल्यू बताएं तो कैसे फाइंड बताएंगे? कॉस्ट के कैरिडोर में से एक्यूमुलेटेड एसेट का कैरिडोर माइनस कर देंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी दोनों सालों की अलग अलग। ठीक है, और उसके बाद अगर वो हमसे जर्नल एंट्रीज पहले, अब हम डिस्पोजल के लेजर बनाते हैं। 2 डिस्पोजल हैं, आप चाहो तो 2 अलग अलग डिस्पोजल 1 डिस्पोजल 2 के नाम से कर लो, या एक ही जिस तरह से इस पैटर्न के तहत भी कर सकते हो। अब आपके पास ना काम कंप्लीट हो गया है, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी रहती है। अगर हम डिस्पोजल के लेजर की बात करें, यह इसका एक और नाम भी मैंने बताया है, प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिस्पोजल। पहला डिस्पोजल कब बेचा था? सबसे पहले यहां पर लिखेंगे पीपीई। अगर एसेट का नाम हो ना, फर्नीचर, प्लांट, व्हीकल, तो नाम लिखते हैं। अगर सिर्फ एसेट लिखा होगा ना तो फिर पीपीई लिखते हैं। 150,000 उसकी कॉस्ट थी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उसकी बताई होगी, फाइंड कर ली होगी हमने, 41250 थी। पुराने डिस्पोजल को पीछे 41 कितने का उसको बेचा था? 80,000। जो डिफरेंस आएगा वो किस नाम से चला जाएगा? एसओपी। ये साइड पर भी डिफरेंस आ जाए एसओपीएल के नाम से लिखते आएगा, किस साइड पर? जो छोटी साइड होती है। ये एक डिस्पोजल पूरा हो गया हमारा।
लॉस कितना आ रहा है? 28। वो सिर्फ आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर पे वर्किंग होती है, बस बाद में वर्किंग खत्म हो जाती है, सिर्फ पोस्टिंग रह जाती है। हाँ जी, दूसरा डिस्पोजल 31 मार्च 24 PPE 1,20,000 का था, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसको बेचा कितने का था? 50,000 का। तो बाकी जो डिफरेंस है वो एसओपी है। कितना? 31। ये हमारे डिस्पोजल भी हो गया। दोनों का अलग अलग भी बना सकते हो, ये बस हेडिंग ना देते तो बाकी सिर्फ हेडिंग के अलावा ये वो इकट्ठा भी हो सकता, या आपकी अपनी मर्जी है, सिंपल इस तरह से भी हो सकता था, लेकिन इसका कैरी ऑन ब्रॉड नहीं होता, ये बात याद रखें, ठीक है। अगर जनरल एंट्री पेपर में पूछी जाएंगी तो प्रॉपर फॉर्मेट में दे करनी है, डेट, ऊपर भी नाम भी लिखेंगे, नाम, जर्नल जर्नल, फिर डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। अब अगर आप डेट लिखोगे तो सबसे पहले ब्रॉड ऑन की एंट्री क्या होती है? ब्रॉड ऑन की कोई एंट्री पास। अब सेम वही चीजें पैटर्न दिमाग में हो, जितने स्टूडेंट भी कहते हैं कि उनका अकाउंटिंग का पेपर नहीं हुआ, तो वो आपको पता है प्रैक्टिस करने जाते हैं, पेपर नहीं देने जाते, वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस पहले करके चले जाओ ना तो पेपर में आपका आराम से टाइम पर कवर हो जाता है। अब बगैर आप देखे भी एंट्रीज पास कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले अब डेट वाइज एंट्रीज हमेशा डेट वाइज होती है, तो ब्रॉड ऑन की तो एंट्री पास नहीं होगी कि 1 अप्रैल को हमने कैसेट खरीदा था, पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट 2 लाख से, फिर एक एसेट बेचा था, बेचने की 4 एंट्री पास करनी चाहिए या एक ही बेहतर है? एक एंट्री पास करेंगे 30 जून 23, कैश डेबिट 80,000 से, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 41,250, एसओपीएल 28,750 और पीपीई 150,000। यही बनता है ना सारा। चाहे आप ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लिख लिया करो, कैश और पीपी लिखकर जो डिफरेंस है वो एसओपीएल में लिख दिया। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 23, डेप्रिसिएशन 2, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी इसकी? 46, 47, 500, 47। ये हमारे 2023 के साल की पूरी एंट्रीज हो गई। फिर अगर हम 2024 में जाएं तो 31 मार्च को एसेट बेचा है, तो पहले बेचने वाली एंट्री पास करेंगे। कितने का बेचा था? और उसकी जो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आई थी और उसका लॉस भी हम फाइंड कर चुके हैं, पीपीई।
1,20,000। फिर उसके बाद क्या ट्रांजैक्शन हुई थी 1924 को पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट किस अमाउंट से, और एंड पे कौन सी एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन टू कितनी अमाउंट से 46। ये हमारी जनरल एंट्रीज और लेजर 2 सालों का हमने काम किया है। और आपने कल कितने सवाल कर लिए थे 7 और 8, और आपने कल करके आना है 9 और 10, और इस 9 और 10 में सब काम करके आने हैं, मतलब जनरल एंट्रीज भी और लेजर भी। क्वेश्चन नंबर 9 और 10